दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद TSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। पीआरटी में एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना तय, क्योंकि MHRD और NCT की मुहर लग चुकी है। वहीं 69,000 में बीएड ब्रिज कोर्स पर बेसिक शिक्षा सचिव की मुहर, 6800 में चयनितों की अंतिम कार्रवाई जारी। बेसिक में प्रमोशन पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और कोर्ट दोनों हुई सख्त। कोर्ट में सुनवाई की तारीख हुई जारी। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अपडेट है। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में करेक्शन डेट और बिहार में 75% आरक्षण लागू करने का रास्ता हुआ साफ। सभी खबरों को विस्तारपूर्वक जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे बिहार में 75% रिजर्वेशन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के पहले दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कही थी और उसका प्रस्ताव भी रखा गया था सदन में। अब यह सदन से विधेयक जो है वो पारित हो चुका है। विधानसभा में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया था इस विधेयक को, जिसे सर्वसम्मति से लगी मुहर। नौकरी और दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर अब कर दिया गया है 75%। बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने पर विधानसभा की मुहर लग गई है। गुरुवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन विधेयक 2023 तथा बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इसके अलावा 3 और विधेयक भी पारित किए गए। विधेयक में कहा गया है कि सीधी रिक्तियों में 35% सीटें और आरक्षित कोटे से 65% सीटें भरी जाएंगी। आरक्षित कोटे के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, इनकी गणना खुला गुणागुण कोटि की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, न कि आरक्षण कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध। पूर्व से प्रावधानित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विलोपित किया जाएगा। और विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक में कहा गया है कि जाति सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अवसर और स्थिति में समानता के संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य सरकार की सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े के सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से कम है। आनुपातिक समानता को प्राप्त करने के लिए उपायों और साधनों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है और विधानसभा में दूसरी पाली में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरक्षण संबंधी दोनों विधेयकों को पेश किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू से देश में 50% का आरक्षण दिया गया। बाद में गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया गया। बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद में जो बातें सामने आई हैं, उसके बाद आरक्षण का दायरा हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस पर सभी दलों ने आपसी सहमति दिखाई। तो कुल मिलाकर के अब आप सभी को बता दें, बिहार में 75% रिजर्वेशन लागू करने का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि सदन से इसे मंजूरी मिल चुकी है और विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब इसके रास्ते में कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के बिहार में अब आप सभी को बता दें, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 75% रिजर्वेशन लागू होगा, जिसमें 10% EWS रिजर्वेशन भी काउंट किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है और बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 75% तक रिजर्वेशन बढ़ चुका है। इससे पहले झारखंड में 60% रिजर्वेशन था और उत्तर प्रदेश में भी EWS को मिलाकर के 60% रिजर्वेशन था, लेकिन बिहार 75% रिजर्वेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथियों, बिहार में रिजर्वेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट के बाद हम मूव कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में करेक्शन डेट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी बीच बीपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए करेक्शन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति है। 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या 27/2023 प्रकाशित किया गया था। उक्त क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग के पत्रांक 2333 दिनांक 7/11/2023 एवं पत्रांक 1981 दिनांक 8/11/2023 के आलोक में निम्नांकित बिंदुओं को समाहित किया जाता है। मध्य विद्यालय यानी वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शैक्षिक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर देय होगी। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई साथियों। कक्षा 6 से 8 वर्ग के अब जो फार्म है उनमें अप्लाई करने वाले
अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। बीपीएससी की तरफ से एक अच्छा कदम है। वहीं अगला जो पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड के नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करें। दूसरा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करें। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, जो परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। तो साथियों, बीपीएससी टियरी 2.0 शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण संशोधन के लिए आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल साइट पर जा करके। तो कुल मिलाकर के सारांश अगर देखा जाए तो जूनियर वर्ग में अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है और सीटेट का सीरियल नंबर भरा जाएगा, जिसे अब हम सभी को फॉर्म एडिट करना पड़ेगा। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जिन्होंने नहीं भरा है, वो अब इसे भरते समय ही डाल पाएंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के प्रमोशन की प्रक्रिया फरवरी से चल रही, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई। इसको लेकर के अब बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सख्त रुख अख्तियार किया गया है और इसमें बड़े प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भी प्रबंध कर दिया गया है। देख सकते हैं, परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति पद स्थापना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दिनांक 22/11/2023 को किया जाएगा। पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सूची पोर्टल पर प्रत्येक दशा में दिनांक 19/11/2023 तक अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में पदोन्नति या पदस्थापना की कार्रवाई बाधित होने की दशा में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पटल सहायक स्वयं उत्तरदायी होंगे। और आप सभी लोग देख सकते हैं, इसी को लेकर के एक ऑफिशियल शासनादेश 8/11/2023 को जारी किया गया है। प्रेषक है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये प्रेषित किया गया है और विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में। तो ये पूरा डिटेल्ड ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है और अगर अब पदोन्नति के मामले में लेट लतीफी होती है तो सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्ट निर्देश इस पत्राचार के माध्यम से कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब जून जो है बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी होती नजर आएगी, क्योंकि अब बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जो बीएसए होते हैं जिला स्तर पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है। और ऐसे में अब देखना ही होगा क्या इस कार्रवाई से बचने के लिए बीएसए जल्द से जल्द पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा करने में बेसिक शिक्षा विभाग का सहयोग करेंगे या फिर एक बार लेट लतीफी आपको देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट होगी आगे आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारी शेयर की जाएगी। और प्रमोशन से जुड़ी हुई खबर आज के लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से उठाई गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक के शिक्षकों को पदोन्नति जल्द। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालय में तैनात शिक्षकों शिक्षिकाओं की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही। इस बीच सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिले के बीएसए को निर्देश दिया कि अपने जिलों के पात्र शिक्षिकाओं और शिक्षकों की सूची प्रत्येक दशा में निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दें। 22 नवंबर को पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन जिलों की निर्धारित समय सीमा के अंदर सूची अपलोड नहीं होती है और पदोन्नति प्रक्रिया बाधित होती है तो संबंधित जिले के बीएसए की पूरी जिम्मेदारी होगी और उनके खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, युवाओं को एक बार फिर योगी सरकार से राहत नहीं मिली है और कल की कैबिनेट मीटिंग से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के फाइनली रूप से गठित होने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल की कैबिनेट मीटिंग से उसके मूर्त रूप पर मुहर लग जाएगी। लेकिन कल की कैबिनेट मीटिंग में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाएगा निदेशालय। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्द ही भेजे जाएंगे पत्र। अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्राचार्य के सैकड़ों पद खाली हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मांग लेगा। इसके लिए निदेशालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को पत्र भेजकर अधियाचन लिए गए हैं। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी। वहीं 2 वर्षों के दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके स्थान पर सैकड़ों पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा अशासकीय महाविद्यालय में प्राचार्यों के पद भी बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। भर्ती संस्थाओं को रिक्त पदों का अधियाचन भेजने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय के पास है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जगह अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग
आयोग ही शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करनी है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होनी है और आयोग गठित होने के बाद शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी। इससे कॉलेजों में रिक्त पदों का अधियाचन मांगने की भी तैयारी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ प्राचार्य के पदों का अधियाचन भी लिया जाना है। नए आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कॉलेजों में शिक्षक के तकरीबन 550 पद सृजित और जिनमें से 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती आएगी और प्राथमिकता होगी, सो इन कॉलेजों से भी अधियाचन मांगने की तैयारी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक निदेशालय को शासन स्तर से संकेत मिले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का अधियाचन मांगने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। तो साथियों, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के अभी कैबिनेट से अंतिम मुहर नहीं लग पाई है और अभी भी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों को लेकर के युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एग्जाम तभी आयोजित किया जाएगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। कल की कैबिनेट मीटिंग से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप पर फाइनली मुहर लग जाएगी, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कोई भी डिस्कस नहीं हुआ और ऐसे में टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के भी कोई डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है। और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट के लिए हम सभी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ये दोनों परीक्षाएं अब 2024 की ओर खिसकती नजर आ रही, क्योंकि आप सभी को बता दें अब मात्र 1.5 महीना ही शासन स्तर के पास इस वर्ष का बच्चा है जिसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि अभी मूर्त रूप में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं आया है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ही इन भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित करने वाला है। जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग मूर्त रूप में नहीं आता है तब तक इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब आप सभी को 2024 में ही देखने को मिलेगी, लेकिन कब होगी, लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद, ये चीजें अभी नहीं क्लियर हैं। ये सारी चीजें क्लियर होंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप में आने के बाद। अब बात कर लेते हैं साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स को पर बेसिक शिक्षा सचिव की मुहर को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कई विवाद जो हैं वो खड़े हुए हैं, जैसे आंसर की प्रकरण, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी और 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स को लेकर के। साथियों, एक क्लू मिला है जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से बात की गई है। और क्या है खबर, जरा जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षकों के मृतक आश्रितों को बीटीसी डीएलएड में 5% आरक्षण, बेसिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति जल्द मिलेगी। बेसिक शिक्षकों के मृतक आश्रितों को बीटीसी या डीएलएड की सीटों में 5% कोटा दिया जाएगा। इससे उनके आश्रितों को कोर्स करने व आगे शिक्षक बनने में सहयोग मिलेगी। यह सहमति उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एम.के. सुंदरम के साथ हुई वार्ता में बनी। बेसिक के शिक्षकों की मांगों पर बृहस्पतिवार को दूसरे चरण की वार्ता हुई। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त पर प्रमुख सचिव ने इसे धीरे धीरे खत्म करने का आश्वासन दिया है। इनमें बीएलओ व चुनाव ड्यूटी, स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, घर घर सर्वे शामिल हैं। इसी तरह 4200 ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को पदोन्नति पर 4800 ग्रेड वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वार्ता में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी, संजय सिंह उपस्थित रहे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को अब बता दें कि शिक्षकों के मृतक आश्रितों को लेकर के जो है वो 5% आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है और इससे मृतक आश्रितों को कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित साथी हैं उनके ब्रिज कोर्स को लेकर के चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, आगे क्या होगा। हालांकि इन सभी को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके मामले में जो सुनवाई लगी हुई है आकाश पटेल वाली याचिका पर, उसमें सुनवाई होगी और वहां से क्या डायरेक्शन निकलकर सामने आएगा उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से क्या है बड़ी कार्रवाई। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 2 गुटों में बंटकर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं जो डीबी में लड़ाई लड़ रहे हैं और एटीआरई जीतने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी वो अभ्यर्थी हैं जो 6800 सूची में सम्मिलित हैं, वो अपनी नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
6800 चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की एक शिष्टमंडल की मुलाकात कल मंत्री गिरीश चंद्र जी से हुई और उनको ज्ञापन सौंपा गया 6800 मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के। आप सभी को बता दें 1 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। 10 दिन के धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगभग कंप्लीट होने वाला है और इस बीच आधे से लगभग 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की जा चुकी है और सभी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। और 68 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की प्रायोरिटी यही है कि सभी की नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाए और या तो कोर्ट से इस मामले, अगर कोर्ट का बहाना है तो कोर्ट में इस मामले को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए एजी महोदय की उपस्थिति सुनवाई की डेटेड पर कराया जाए, जिससे मामला जल्द निस्तारित हो और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। वहीं आपको बता दें 68 सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अंतिम लड़ाई के लिए बिल्कुल कमर कस ली गई और 17 तारीख को परिवर्तन चौक पर एक महा आंदोलन की शुरुआत घोषित कर दी गई है, जो 20 तारीख कोर्ट सुनवाई तक के लिए रहेगी। सभी साथी जिसमें अपना अपना सहयोग करें और उपस्थिति होकर के अपनी नौकरी और अधिकारों की लड़ाई लड़ें। 6800 मामले से जुड़ी हुई आज की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। कुल मिलाकर के संघर्ष जारी है और जीत भी सुनिश्चित है, लेकिन सभी का सहयोग अपेक्षित है, ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या है बड़ी खबर, पीआरटी में क्यों मिलेगा मौका, एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी की मुहर किस तरीके से। तो साथियों जैसा कि आप सभी को बता दें एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर इसीलिए रिजर्व किया है कि एनसीटी और एमएचआरडी का जो लेटर है 6/1/2021 का, उसका विस्तृत विश्लेषण और एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को पीआरटी में मौका देने के फैसले को आत्ममंथन करने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने इनको पीआरटी में मौका दिया है और एक राज्य के हाईकोर्ट ने नहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट और बिहार हाईकोर्ट दोनों ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को पीआरटी शिक्षक भर्तियों में मौका दिया जाए। तो अब आप सभी को बता दें उस दिन आर्डर इसीलिए नहीं सुनाया गया और आर्डर रिजर्व रखा गया क्योंकि एनआईएस मामले पर विस्तृत मंथन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आर्डर डिलीवर करेगा और दीपावली के बाद 100% चांसेस हैं कि इस मामले में आर्डर आ जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब हाई कोर्ट बिहार और हाई कोर्ट उत्तराखंड ने एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियोों को पीआरटी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का मौका दिया था, तभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या जिसे आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं उसने एनसीटी से एक स्पष्टीकरण मांगा था, जिसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था और लेटर जो है एनसीटी की तरफ से लिखा गया था, जिसको आप सभी के साथ दिखा देते। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वही लेटर है जो एनसीटी ने शिक्षा मंत्रालय को 6/1/2021 को लिखा था और जिसमें शिक्षा मंत्रालय को इन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो भी राज्य सरकार और हाई कोर्ट जो राज्यों के हैं इन्होंने जो डिसीजन लिया है एनसीटी उसी डिसीजन को फॉलो करने वाला है। यानी प्राथमिक में जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका देने का जो बिहार हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन था एनसीटी उसे मानती है और उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ती है। यानी आप सभी को बता दें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय का समर्थन मिल चुका है और इन्होंने अपनी मुहर लगा दी है इनको प्राथमिक में मौका देने को लेकर के। अब देखना यह है क्या एनसीटी के इस लेटर और गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एनसीटी की गाइडलाइन की तरह निरस्त करेगी या इसी के अनुपालन में आगे बढ़ते हुए एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ी अपडेट के साथ राहत मिलेगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलने का। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्डर आएगा उसमें इस लेटर का क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या इस लेटर के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का। जो आप सभी को बता दें इसके अगेंस्ट वाले हैं वो यही करें कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका और वो होंगे बाहर। लेकिन अभी कुछ भी कहना इस मामले में जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी ने सपोर्ट किया है एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कहीं ना कहीं इस पे सुप्रीम कोर्ट को गहन मंथन करने के बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकारें जो है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं देना चाहती हैं और इसका बहाना वो ये बता रहे हैं कि ये कोर्स जो है अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 महीने के लिए शुरू किया गया था, ना कि रेगुलर बेसिस पे डीएलएड कराया गया है और इसी आधार पर वो इसे शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार की बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां सुनवाई हुई और वहां पर आपको बता दें बिहार हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट को इस मामले में नज़ीर के रूप में आदेश पेश किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इन
तीनों चीज़ों को मिलाकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, बिहार हाईकोर्ट का आदेश और एनसीटी का ये लेटर जो एमएचआरडी को उसने लिखा है, ये एनआरएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के पक्ष को ज़्यादा स्ट्रांग करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से एनआरएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिल सकती है। तो ये थी साथियों आज की कुछ बड़ी अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।